इंतजार समाप्त हो चुका है उन सभी स्टूडेंट का जो कि प्रिपरेशन कर रहे थे टीजीटी, पीजीटी, कॉमर्स या केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय की वैकेंसी का। हमने कई वीडियोस बनाए थे आप लोगों के लिए और जहां पे कहा था कि बहुत जल्दी ये वैकेंसी आप सभी को देखने को मिलने वाली है। और यस, आपका इंतजार अब समाप्त हो चुका है। बम्पर वैकेंसी आ चुकी है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि आरपीएससी डेक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए ही बात करता है। इकोनॉमिक्स के लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा आप लोगों के लिए, लेकिन यहां पे ये सेशन होने वाला है स्पेशली कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। कितनी पोस्ट पर यह वैकेंसी निकली है, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या है सिलेबस, क्या है एग्जाम पैटर्न, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे खास बात जो इस नोटिफिकेशन में हुई है, पहली बार जो देखने को मिली है, वो ये है कि आज तक क्योंकि केंद्रीय विद्यालय केवीएस एक अलग बॉडी है और एनवीएस एक अलग बॉडी है, तो दोनों का जो नोटिफिकेशन है वो सेपरेट आता था। लेकिन इस बार बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला और दोनों नोटिफिकेशन जो है वो साथ में यहां पे देखने को मिले हैं। दोनों की पोस्ट भी अलग अलग है, लेकिन उसको सभी चीजों को इसी एक नोटिफिकेशन में कवर किया गया है। कल ऑलरेडी वैसे हम वीडियो बना चुके थे आप लोगों के लिए कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आ ही गया था। कल रात को जब ये नोटिफिकेशन आया, एक शॉर्ट भी रिलीज किया मैंने आप लोगों के लिए और कहा था कि मैं नेक्स्ट डे आप सभी के साथ में जुड़ूंगा। और आप देख सकते हैं एक बम्पर वैकेंसी आप सभी के सामने है। तो एक एक करके सारी छोटी छोटी बातों को मैं यहां पे कवर करने वाला हूं, बहुत अच्छी तरीके से देखना। केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड नवोदय विद्यालय संगठन का ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को दिख रहा होगा। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 0125 और लिखा हुआ है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय के लिए यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फिर उसके बाद में इन्होंने यहां पे बताया है, तो आप लोगों को भी यह जानना जरूरी है क्योंकि ये डिटेल नोटिफिकेशन है, तो पता होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय में अगर पोस्टिंग होती है तो कहां कहां हो सकती है, नवोदय विद्यालय में होती है तो ये किस तरह की बॉडी है, कहां पे आपकी पोस्टिंग होती है, सारी बातें हम यहां पे करेंगे। मेन जो बातें हैं उन सभी को मैंने यहां हाईलाइट भी कर दिया है ताकि आपको ये पूरा जो डिटेल नोटिफिकेशन है 52 पेज का वो नहीं पढ़ना पड़े। तो आप देख सकते हैं कि ये जो केंद्रीय विद्यालय है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में चलती है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में आता है। रीजनल ऑफिस इसके 25 हैं जो अलग अलग जगह पे हैं, बेंगलोर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, चंडीगढ़ में। राजस्थान वालों की बात करें तो जयपुर में भी इसका एक रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो आ जाता है। टोटल कितने केंद्रीय विद्यालय हैं सर पूरे इंडिया में, तो 1288 प्रेजेंट में केंद्रीय विद्यालय हैं जो पूरे इंडिया में अलग अलग जगह पर फैले हुए हैं। तो गाइस ध्यान रखना, अगर आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है ना तो आपकी पोस्टिंग इन 1288 में कहीं भी हो सकती है। इन्होंने इस नोटिफिकेशन में भी ये क्लियर किया हुआ है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको इस स्पेसिफिक जगह पोस्टिंग मिलेगी तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे, कहीं भी पोस्टिंग आ सकती है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो मैंने हमेशा देखा है, मैक्सिमम केस में देखा है कि राजस्थान वाले स्टूडेंट्स को केवीएस में जो पोस्टिंग मिलती है वो साउथ के किसी बहुत कोने में मिल जाती है। तो यस, स्ट्रगल रहता है, 5-7 साल स्ट्रगल ज्यादा है। फिर उसके बाद में कुछ चांसेस बनते हैं कि आपको आपके होम टाउन के आसपास जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन यस, सारे सेक्रीफाइस कोने में हो जाते हैं, सारे सेक्रीफाइस चले जाते हैं जब हमें हर महीने एक बहुत अच्छी स्मार्ट सैलरी मिलती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स, अम्यूनिटीज मिलती है। तो वो सारी चीजें, सारे सेक्रीफाइस, सारे कॉम्प्रोमाइज नजर नहीं आते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया है गाइस केंद्रीय विद्यालय के बारे में जो कि 12th क्लास तक की एजुकेशन आपको करवाती है। नवोदय विद्यालय की बात करते हैं, ये भी एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ही चलते हैं। इनका हेडक्वार्टर नोएडा में है जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। इनके रीजनल ऑफिस जो है वो 8 है। राजस्थान में भी, क्योंकि राजस्थान एक बड़ा स्टेट है, तो यहां भी इनका हेडक्वार्टर है और ये आपको यहां पे दे रखा है और साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे कि ये जो है वो मेनली कहां होते हैं, नवोदय विद्यालय मेनली होते हैं रूरल एरिया में, है ना। रूरल एरिया में ही आपकी पोस्टिंग नवोदय विद्यालय में आने वाली है, ये यहां पे खास बात है। और नवोदय का जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट होता है। केंद्रीय विद्यालय में भी आपको क्वार्टर मिल जाए, क्वार्टर्स नहीं मिलेंगे गवर्नमेंट के द्वारा तो आप कहीं पे रेंटेड प्रीमाइसेस में रह सकते हैं। लेकिन नवोदय विद्यालय में तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम चलता है, आपको उन्हीं के
प्रीमाइसेस में जो है वो रहना होता है। ये यहां पे खास बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है, और आपकी पोस्टिंग कहीं भी किसी भी रूरल एरिया में जो है वो हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ऑफिशियल, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो कहां मिल जाती है, तो 3 इन्होंने वेबसाइट जो है वो बताई है। एक सीबीएसई की बताई है cbse.gov.in, एक केवीएस की बताई है kvssangathan.nic.in, और एक नवोदय की बताई है navodaya.gov.in। ये 3 वेबसाइट पे ही जो इंफॉर्मेशन आती है वही ऑथेंटिक होगी, ये भी इन्होंने यहां पे कह दिया है। जैसा मैं कह रहा था, पोस्टिंग के लिए लिखा हुआ भी है, सेलेक्टेड कैंडिडेट मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग ऑन सिलेक्शन। तो देखिए यहां पे साफ साफ बोल दिया है, किसी भी तरह का रिक्वेस्ट चेंज करने का एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ऐसा इन्होंने यहां पे कह दिया है। अब चलिए आपका इंतजार जो है वो खत्म करते हैं कि सर आप तो ये बताइए कि हमारे काम की जो पोस्टिंग है वो यहां पे कितनी देखने को मिली है। तो गाइज ये रहा आप सभी के सामने, इसे भी मैंने हाईलाइट कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसे पीजीटी टीचर के नाम से जाना जाता है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। ये फिलहाल जो बाइफर्केशन मैं आपको बता रहा हूं ये केंद्रीय विद्यालय का है। इसी के बाद में एक और टेबल ऐसी ही है जहां पर नवोदय विद्यालय के बारे में बात करी है। तो केंद्रीय विद्यालय में टोटल जो पोस्ट आई है वो 615 पोस्ट पर वैकेंसी आई है, केवल ये पीजीटी की बात कर रहा हूं। और इस 615 में कॉमर्स की जो पोस्ट आई है वो 96 आई है। इसके लिए भी कल हमने एक वीडियो बना दिया था, वो ऑथेंटिक न्यूज थी। 96 में से आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी में 41 है, देन 9 है, 25, 14 और 7 अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग पोस्ट यहां पे आपको दिख रही है। ये जो बात हो रही है ये किसकी हो रही है, केंद्रीय विद्यालय की हो रही है। अब हम बात करते हैं यहां पे नवोदय विद्यालय की बात करते हैं। तो 96 पोस्ट जो है वो आपकी यहां पे कहां पे आई थी, केंद्रीय विद्यालय में आई थी। और 96 के बाद में कॉमर्स में जो आपको पोस्ट नजर आ रही है वो कितनी नजर आ रही है, 43 पोस्ट जो है वो यहां पे नजर आ रही है। तो यहां पे गाइज आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहां पे मिल रही है। टोटल कितने पोस्ट पर वैकेंसी आई है, तो सर टोटल कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए टोटल 143 पोस्ट पर एक बहुत बड़ी बंपर वैकेंसी आई है। दोनों वैकेंसी का साथ में आना, और मुझे लगता है अगर आपने ईएमआरएस का भी, हमने ईएमआरएस का भी वीडियो बनाया था, वहां भी 120 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई थी। तो अपने आप में इतनी बड़ी पोस्ट, लगभग ये 350 पोस्ट के आसपास हो चुकी है ना। तो 350 पोस्ट अपने आप में बहुत बड़ी होती है, वो भी स्पेशली पीजीटी टीचर के लिए। ओके, तो एनवीएस में भी आप देख सकते हैं 43 का बाइफर्केशन है, अनरिजर्व में 19 है, 4, 11, 6 एंड 3 है, ये आपको यहां पे दे रखा है। देन उसके बाद में दूसरी इंफॉर्मेशन है जो फिलहाल हमारे काम की नहीं है, तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा बात यहां पे नहीं करने वाले हैं। नॉन टीचिंग में जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक और पोस्ट है, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा। वो है फाइनेंस ऑफिसर। तो फाइनेंस ऑफिसर ये स्पेशली जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उन्हीं के लिए पोस्ट निकली है, बहुत हायर लेवल की पोस्ट है। टोटल जो है वो इसमें 5 पोस्ट निकली है, लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस मांगा है जो आपको कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। है तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली जो स्टूडेंट सीए कर रहे हैं, सीए नहीं कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, और कहीं ना कहीं से अगर आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर मिल सकता है तो इससे बढ़िया बात नहीं हो सकती। ये वैकेंसी भी आप लोगों के लिए स्पेशली हो जाती है। डन है, यहां तक सारी बात हो गई है। जो काम की चीज है, देखिए ये सब काम की बात नहीं है आपके लिए, तो हमारा काम ही यही है कि आपको इजीएस्ट वे में इस नोटिफिकेशन को हम लोग बता दें ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आए। अब बात करते हैं सर, सबसे बड़ा जो मोटिवेशन होता है वो होता है क्या, मोटिवेशन होता है सैलरी। सर कितनी सैलरी हमें मिलने वाली है ये आप हमें बताइए फॉर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो पे स्केल होने वाला है वो लेवल 5 होने वाला है, लेवल 8 होने वाला है, मतलब 47,600 से लेकर 1,51,100 आपका पे मैट्रिक्स लेवल होगा। मैक्सिमम एज आपकी यहां पे 40 बताई है, मिनिमम एज ऑलरेडी 18 होती है, 18 से कुछ होगा नहीं क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए आपके पास में पीजी और साथ में बीएड होना कंपलसरी हो जाता है। बात करते हैं सर एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है। सर पोस्ट ग्रेजुएट
ग्रेजुएट टीचर की, तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपके पास में, क्योंकि आप पीजीटी टीचर बनने जा रहे हैं तो पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास में एमकॉम होना चाहिए। अब एमकॉम आपने जनरल सब्जेक्ट में कर रखी है तो भी चलेगा, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कर रखा है, जैसे कॉमर्स वाले पूछते हैं, राजस्थान वाले पूछते हैं कि सर बीए डीएम में कर रखा है तो हम एलिजिबल है क्या? यस आप एलिजिबल हो। ईएफएम से कर रखा है तो हम एलिजिबल हैं क्या? ये एक सस्पेंस है, अभी बताऊंगा। एबीएसटी वाले एलिजिबल हैं क्या? यस है। तो एबीएसटी और बीएडीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईएफएम के लिए थोड़ा सस्पेंस है जिसको मैं अभी आपको यहां पे क्लियर करने वाला हूं। ओके, तो 50% आपके होने चाहिए और साथ में आपकी बीएड होनी चाहिए। तो एमकॉम विद 50% एंड बीएड आपकी अगर है तो आप इस एग्जाम में एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी यहां पे इन्होंने और भी जो अलग अलग कैटेगरी है वो बताई है कि अगर आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कर रखी है, चाहे इंटीग्रेटेड करो चाहे कुछ भी करो, अल्टीमेटली आपके पास में क्या होना चाहिए? बीएड और पीजी होनी चाहिए, चाहे 3 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया हो या 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया हो, है ना। इसमें आपका अगर इंटीग्रेटेड किया है तो इंटीग्रेटेड डिग्री में 50% आपके पास में होना चाहिए, ऐसा यहां पे साफ साफ बता दिया है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर ये जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है, यहां पे एक सबसे बड़ा सस्पेंस होता है कि पीजीटी इकोनॉमिक्स का फॉर्म कौन भरेंगे और पीजीटी कॉमर्स का फॉर्म कौन भरेंगे। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जिसने एमए इकोनॉमिक्स में किया है, जिन्होंने एमए इकोनॉमिक्स से किया है और बीएड करी है, एमए इकोनॉमिक्स में 50% हैं, वो स्टूडेंट 100% पीजीटी इकोनॉमिक्स से अप्लाई करेंगे। जिन्होंने एमकॉम किया है और एमकॉम किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या किया है एबीएसटी में, वो 100% यहां पे पीजीटी कॉमर्स में अप्लाई करने वाले हैं। अब केवल एक सस्पेंस हमारा रह जाता है क्या कि सर हमने एमकॉम ईएएफएम से करी है तो हमारा बताओ, एक बार इसे पढ़ते हैं। In concerned subject or any specialization in concerned subject provided that the candidate has studied concerned subject at graduation level also, ये एक कंडीशन है, रेस्ट्रिक्शन है। इन्होंने ये कहा है कि जिसमें आप फॉर्म भर रहे हैं वही सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में भी होने चाहिए। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स से फॉर्म भर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो बीएससी कर रखी है और बीएससी करने के बाद आपने एमए इकोनॉमिक्स से कर ली है, तो इन्होंने यहां पे इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि आप एलिजिबल नहीं है। उसका रीजन आप यहां पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, स्पेशलाइजेशन है ना, हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो। तो ग्रेजुएशन लेवल में भी आपके वही सब्जेक्ट होने चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। अब मैं आ जाता हूं सीधा कॉमर्स के लिए। कॉमर्स के लिए क्या कहा है? इन कॉमर्स होल्डर ऑफ एमकॉम डिग्री, है ना, अगर आपने एमकॉम डिग्री ले रखी है, किस में ले रखी है? एमए इकोनॉमिक्स वाले तो 100% एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपने एमकॉम कर रखी है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में कर रखी है या बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखी है, तो आप कॉमर्स से यहां पे फॉर्म नहीं भरेंगे। और यही बात केवीएस में भी, इन्होंने एनवीएस में भी कही है कि आपके पास में सबसे पहले तो जो सब्जेक्ट हैं वो ग्रेजुएशन लेवल में होने चाहिए और अप्लाइड और बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले यहां पे एलिजिबल नहीं है। तो जो हमने पहले भी समझा था वापस समझ रहे हैं कि वो जो ईएफएम वाले स्टूडेंट हैं वो अपना जो फॉर्म है वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से भरेंगे, वो कॉमर्स में एलिजिबल नहीं है। हालांकि ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है उन स्टूडेंट्स के लिए। उसका रीजन ये है कि ईएफएम वाले जो स्टूडेंट हैं वो अल्टीमेटली होते तो ये कॉमर्स के ही है ना, और जब वो कॉमर्स के होते हैं और फॉर्म इकोनॉमिक्स से भरेंगे तो इकोनॉमिक्स में तो बहुत एडवांस लेवल की वो इकोनॉमिक्स आती है, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि कॉमर्स उन्होंने पढ़ी है, उनको अकाउंटेंसी, बिजनेस, ऑडिट, है ना, ये सब आता है, बट वहां पे तो एडवांस लेवल पे इकोनॉमिक्स आपको पढ़नी होती है। ये आपके लिए एक मुश्किल बात है, बट कोई ऑप्शन हमारे पास में यहां पे नहीं हो जाता है। ओके, आशा करता हूं यहां तक सारी बात समझ में आ गई होगी। बाकी भी जो चीजें हैं वो अपने काम की नहीं है, जो काम की नहीं है वो अपन पढ़ भी नहीं रहे हैं। ओके, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप लोग साथ साथ में जो है वो यहाँ पे बता सकते हैं। एक बात आप लोगों के लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता देना चाहता हूं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और फ्री नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ हमसे पाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, क्लिक करके जरूर जुड़ जाएं आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जहां रेगुलर बेसिस पे हम आपको फ्री नोट्स एमसीक्यूज पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ में ग्रुप की चैट भी ऑन रहती है। इस ग्रुप में वही बच्चे जुड़े हुए हैं जो इंडिया लेवल पे केवीएस एनवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से। बाकी आप जानते हैं कॉमर्स
कॉमर्स और इकोनॉमिक्स की पूरे इंडिया की सबसे बड़ी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम आरपीएससी अड्डा पे है। ये टीम वही है जो पहले भी कई रिजल्ट दे चुकी है, इस बार बारी आपकी है। करना क्या होगा आपको? सर क्या आपके यहां कोई बैच चल रहा है? तो यस, एक बैच चल रहा है जिस एक ही सिंगल बैच में आपको सभी की प्रिपरेशन करवाई जा रही है ना। 3-in-1 बैच हम इसे कह रहे हैं। इसमें क्या होगा सर, एक ही कोर्स में तीनों एग्जाम की तैयारी हो रही है। तो लाइव क्लासेस रेगुलर बेसिस पे चल रही है, वही क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिल जाती है। एमसीक्यू सेशंस चल रहे हैं, डाउट सेशन रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं। हमारी टीम का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ये जो कोर्स आप लेंगे इसकी वैलिडिटी पूरे 1 साल की होने वाली है, तो कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को जो है वो नहीं होगी। ये बात आप ध्यान रखना। रिजल्ट की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि देखने की जरूरत है आप लोगों को। आज तक कई रिजल्ट हम लोगों ने दे दिए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट की बात करते हैं जो कि राजस्थान में हुआ है। मध्य प्रदेश में वर्ग 1 का जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था 2 साल पहले, उसमें टॉप 10 में से टॉप 5 स्टूडेंट जो आरपीएससी अड्डा के थे विद फर्स्ट एंड सेकंड रैंक। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े एग्जाम में भी हमने कई रिजल्ट दिए हैं। ये सारे रिजल्ट आपको 2024-25 की रिसेंट सेशन के नजर आ रहे हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर हमें फोन करें, मैसेज करें। हमारी टीम जरूर आपकी हेल्प जो है वो करने वाली है। फिर से आपको लेकर आता हूं हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो आप सभी के सामने यहां पे जो है वो आने वाला है। पीजीटी के बाद में फाइनेंस ऑफिसर के लिए भी जो मैं आपको बता रहा था कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, वो आप यहां पे देख सकते हैं। फॉर फाइनेंस ऑफिसर पे स्केल क्या है, तो पे स्केल यहां पे लेवल 7 के हिसाब से रहेगा। 44,900 से लेकर 1,42,400 आपका पे मैट्रिक्स लेवल पे सैलरी आपकी होने वाली है। 35 ईयर यहां पे मैक्सिमम एज रखी गई है, ये अच्छी बात है। बाकी नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि जहां पे ग्रेजुएशन लेवल पे अपॉइंटमेंट होता है वहां मैक्सिमम एज 30 ही होती है, यहां 35 आपको दी है। अब देखते हैं सर यहां पे क्वालिफिकेशन क्या है। जैसा मैं कह रहा था कि एक्सपीरियंस वाला मामला यहां पे आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विथ 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आपके पास में बीकॉम होना चाहिए। बीकॉम 50% से होना चाहिए, या बीकॉम में नहीं है तो एमकॉम के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है कि मास्टर डिग्री में भी 50% जो है वो होने चाहिए, या आपका सीए इंटर होना चाहिए, या एमबीए फाइनेंस होना चाहिए, या पीजीडीएम फाइनेंस आपका होना चाहिए। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अब केवल इनसे भी काम नहीं चलेगा। बीकॉम कर रखा है 50% के साथ में, तो इन्होंने कहा है कि कम से कम 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए ऑडिट एंड अकाउंट्स के फील्ड में, क्योंकि यहां पे आपको अकाउंट्स ऑफिसर बनाया जा रहा है। तो ऑडिट एंड अकाउंट्स के फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस कहां का चलेगा, यह साफ कह दिया है कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो बॉडीज हैं या ऑटोनोमस बॉडीज हैं, है ना, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, जहां पे पे स्केल 6 या उसके इक्विवेलेंट है, वहां का अनुभव ही चलेगा। यहां किसी प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करी है, तो मे बी शायद यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान जो है वो देना पड़ेगा। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में है, और वहां पे 4 साल से अकाउंट्स के रूप में, अकाउंट्स ऑफिसर के रूप में काम कर रहा है, जूनियर अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा है, ऑडिटर के रूप में काम कर रहा है, 4 साल हो चुके हैं, उनके लिए यह वैकेंसी है। बेसिकली मास्टर डिग्री में भी इन्होंने साफ साफ कहा है कि 4 साल का एक्सपीरियंस आपको ऑडिट एंड अकाउंट्स में होना चाहिए, और साथ साथ में इन्होंने यहां वही कह दिया है सेम टू सेम। और जो सीए इंटर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यही कहा है, 4 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए यहां पे स्केल 6 और इसके इक्विवेलेंट। बाकी इन्होंने कहा है कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं आने वाली है। और क्या क्या जो चीजें हैं जो हमारे काम की है वो मैं आपको बता रहा हूं। एज रिलैक्सेशन क्या है, तो एज रिलैक्सेशन में बस वही है, मिनिमम एज 18 है। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी रिजर्वेशन के रूल्स हैं वो आपकी सारे के सारे यहां पे लागू होने वाले हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। आपके पास में मे बी शायद आप जैसे पीजीटी टीचर की बात कर रहे हैं, तो मे बी आप पीजीटी में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर चल रहा हो, या आपका बीएड में फाइनल ईयर चल रहा हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपके लिए यहां पे साफ साफ कह दिया है, मे बी आपकी जो एज है वो 40 और 41 के बीच में चल रही है, तो आप एलिजिबल हैं या नहीं, कट ऑफ डेट क्या है,
क्वालिफिकेशन को लेकर, एज को लेकर कट ऑफ डेट क्या है, तो देखिए इन्होंने यहां पे कट ऑफ डेट साफ साफ बता दी है 4 दिसंबर। बहुत ध्यान से देखना, 4 दिसंबर 2025 से पहले आप इस एग्जाम में एलिजिबल हो जाने चाहिए। मतलब इस डेट से पहले पहले एमकॉम हो जानी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करते हैं, एक्सपीरियंस लेटर जहां पे चाहिए तो इस डेट से पहले एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए। इस डेट से पहले आप डिस्क्वालीफाई एज लिमिट के हिसाब से नहीं होने चाहिए, ये इन्होंने साफ साफ बता दिया है। तो ये कट ऑफ डेट के हिसाब से ही आप प्लान करना, है ना। किसी भी स्टेट के जो लोग हैं वो यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात आती है, अगला क्वेश्चन आता है कि सर मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो क्या होने वाला है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। इन्होंने सेम वही पैटर्न रखा है जो पैटर्न ईएमआरएस में इन्होंने फॉलो किया था, और हमने आपको ईएमआरएस के टाइम पे ही कह दिया था कि यही सेम पैटर्न जो है वो आपका एनवीएस केवीएस में भी होने वाला है, और वही सेम इन्होंने फॉलो भी कर दिया है। आपका एग्जाम जो है वो यहां पे क्या होगा, एग्जाम आपका सबसे पहले टायर 1 का एग्जाम होगा, देन उसके बाद में टायर 2 का एग्जाम होगा, देन उसके बाद में इंटरव्यू होगा। तो अब इतना आसान नहीं है, पहले एक सिंगल एग्जाम हुआ करता था और सिंगल एग्जाम के बाद सीधे इंटरव्यू हुए करते थे। इंटरव्यू में कुछ स्टूडेंट जो है वो अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं कि सर इंटरव्यू तो प्योर इंग्लिश में ही होता है। ऐसा कुछ नहीं है, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसी लैंग्वेज में आप अपने इंटरव्यू को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीएससी लेवल पे भी हिंदी में इंटरव्यू होते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं आता है। मे भी शायद इंटरव्यू में आपको पढ़ाने के लिए भी कह दे, वहां भी आप अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में ही पढ़ा सकते हैं, क्योंकि आप अपने कंफर्टेबल लैंग्वेज से अगेंस्ट में जाके कोई और लैंग्वेज में जिसमें आप कंफर्ट नहीं है उसमें परफॉर्म करेंगे तो ना इंटरव्यू अच्छा होगा, ना वहां पे आपका लेसन अच्छा होने वाला है, डेमो लेसन अच्छा होने वाला है। यह बात ध्यान रखना। एक बार रीड कर लेता हूं क्या यहां पे मोड ऑफ सिलेक्शन होने वाला है, तो आप देख सकते हैं देयर विल बी 2 टायर यहां पे एग्जामिनेशन होने वाला है, फॉलोड बाय द इंटरव्यू। अब देखिए पहले आपको 2 टायर से निकलना होगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा, तो इसका मतलब 3 स्टेज यहां पे हो गई है। और मेरिट जो तैयार होगी, आपकी जो मेरिट तैयार होगी ना, वो टायर 2 एंड इंटरव्यू के बेस पे होगी, ये इन्होंने यहां साफ साफ कह दिया है। तो सर आप कहोगे इसका मतलब सर टायर 1 का रोल क्या है, तो टायर 1 का जो रोल है वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। तो सबसे पहले आपको टायर 1 क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम देना होगा, जिसमें सब्जेक्ट नहीं आएगा, केवल जनरल नॉलेज के बेस पे, मैथ्स रीजनिंग के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे आपको उस एग्जाम को देना होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा। जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आप टायर 2 में जाएंगे। टायर 2 में जो आप एग्जाम देंगे वो आपका सब्जेक्ट का एग्जाम होगा, उसका जो वेटेज है वो 85% आपका होगा, और 15% का वेटेज आपका इंटरव्यू का होगा। ऐसा इन्होंने यहां पे साफ साफ कह दिया है। टायर 1 का फाइनल सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं है, वो केवल और केवल एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है। इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होगा, लेकिन उसका जो वेटेज है वो 15 जो है वो परसेंटेज ही रहने वाला है। ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है। ओके, कुछ एग्जाम्स में स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफर में, सेक्रेटरी असिस्टेंट में आपका नहीं होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। टायर 1 का जो एग्जाम है वो एक प्रिलिमिनरी एग्जाम है, प्री एग्जाम है, लिखा हुआ है क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, ओएमआर होगा। लेकिन ध्यान रखना टायर 2 का जो एग्जाम है उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हैं। ये एक और बहुत बड़ा नया परिवर्तन यहां पे देखने को मिला है, समझ रहे हो ना, बिल्कुल नया परिवर्तन देखने को मिला है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले एक सिंपल पेपर आता था, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होता था, उसके बाद सीधा इंटरव्यू होता था। अब इन्होंने प्रोसेस बहुत लेंदी कर दिया है, क्योंकि इतनी अच्छी सैलरी देने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर होंगे, तभी ये सब चीजें मिलने वाली हैं। तो यहां पे इन्होंने बोल दिया है साफ साफ, और ये जो द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एनवीएस, ऐसा यहां पे बोल दिया है। 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। 2 घंटे के एग्जाम में 6 टोटल मिला के सब्जेक्ट हैं जो आपको यहां पे देने होंगे। आप देख सकते हैं क्या क्या है, रीजनिंग है, एबिलिटी है, कंप्यूटर है, जनरल नॉलेज है, लैंग्वेज है, और लैंग्वेज में भी इंग्लिश और हिंदी दोनों है, जो भी आपको यहां पे देनी है उसके बेस पे आपका ये एग्जाम होगा। इन्होंने यहां पे साफ साफ कह दिया है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है ना। जो 100 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं
100 क्वेश्चंस में से जो 1 से लेकर 80 तक क्वेश्चन रहेंगे, है ना, वो सभी पोस्ट के लिए जो है वो सेम रहने वाले हैं, ऐसा इन्होंने कह दिया है। उसके बाद में आपका लैंग्वेज का जो टेस्ट है वो होने वाला है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो एग्जाम होगा वो आपका बिल्कुल बायलिंगुअल होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो इन्होंने यहां पे बोल दिया है कि जो टायर 1 का जो क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है ना, उसमें आपका जो लेवल है वो पीजी लेवल रहेगा। मतलब आपको जो रीजनिंग पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, कंप्यूटर पढ़ना है, वो सब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का, हाई लेवल का पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम भी आपका हाई लेवल का है, ऐसा भी इन्होंने कह दिया है। जब आप टायर 1 का एग्जाम दे देते हैं तो उसके बाद में इसमें अगर आप क्वालिफाई कर देते हैं तो क्वालिफाई होने के बाद में आप चले जाते हैं टायर 2 में। बट स्टूडेंट ध्यान रखना, टायर 1 और टायर 2 में गैप आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले आप टायर 1 का एग्जाम दे दें और उसके बाद में आप टायर 2 का एग्जाम दे दें और आपको अच्छा खासा समय मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो सर क्या हमें दोनों की प्रिपरेशन एक साथ करनी होगी? यस, आपको टायर 1 और टायर 2 की प्रिपरेशन एक साथ करनी होगी। एटलीस्ट आपको 60-40 या 70-30 का रेशो लेना पड़ेगा। यस, 60% आपको फोकस टायर 1 पे करना है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नेचर है। अगर आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो गए तो आप बाहर हो जाओगे, लेकिन 40% आपको फोकस अभी से आपके टायर 2 पे, आपके सब्जेक्ट पे करना होगा, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन भी तो जरूरी है। उसके तब आपको इतना समय नहीं मिलेगा प्रिपरेशन करने का, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ओके, यहां पे क्या होने वाला है, तो जो टायर 2 का जो एग्जाम है इन्होंने साफ साफ बोल दिया है, कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर एंड OMR बेस, मतलब सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, ऐसा इन्होंने यहां पे कह दिया है। जो एग्जाम होगा वो 2.5 घंटे का यहां पे होने वाला है। अब ये जो 2.5 घंटे हैं इसमें क्या क्या होगा इन्होंने यहां पे साफ साफ बता दिया है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो 60 होंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव 60 होंगे। एक ऑब्जेक्टिव 60 मार्क्स 1 मार्क का होगा, तो ये 60 हो गया है। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है आपका, है ना, जो डिस्क्रिप्टिव है, जो सब्जेक्टिव है, वहां पे यहां पे बोल दिया है 10 क्वेश्चन आएंगे, और वो जो 10 क्वेश्चन है वो यहां पे 40 मार्क्स के होने वाले हैं, ऐसा इन्होंने साफ यहां पे क्लियर कर दिया है। तो 70 क्वेश्चन कुल मिला के आएंगे, 70 में से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, टोटल वेटेज जो है वो 100 है, और ये 100 नंबर का पेपर आपको 2.5 घंटे में देना है, ऐसा इन्होंने कह दिया है। नेगेटिव मार्किंग होने वाली है क्या? यस सर, नेगेटिव मार्किंग होगी। हर एक गलत क्वेश्चन के 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट होने वाले हैं, ये भी इन्होंने यहां पे साफ साफ कह दिया है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आप लोगों को नहीं आने वाली है। तो जितनी भी बातें थी सारी की सारी बता दी है। पेपर पैटर्न मैंने आप लोगों को बता दिया है। अनफेयर आप कहां कहां हो जाओगे इसको आप थोड़ा सा यहां पे देख लेना, और कुछ बहुत ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। फॉर्म फीस कितनी होने वाली है सर ये भी बता दो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, फॉर्म फीस ज्यादा ही होती है। कितनी होती है सर फॉर्म फीस? तो आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म फीस 1500 रुपए होगी और प्रोसेसिंग फीस 500 रुपए होगी। मतलब पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए 2000 रुपए आपको लगने वाले हैं। तो सोच समझ के फॉर्म भरिएगा। मेरे हिसाब से अगर आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो रहे हैं, है ना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, बीएड भी है, तो मुझे लगता है फॉर्म आपको डेफिनेटली भरना चाहिए और पूरी शिद्दत के साथ में इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मे बी इस एग्जाम को आप बहुत अच्छी तरीके से क्रैक कर दो। रजिस्ट्रेशन कब से ओपन है? तो आज जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 14 नवंबर है, और 14 नवंबर से ही इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट जो डेट है वो 4 दिसंबर तक रहने वाली है, बट लास्ट डेट का इंतजार न मत करना। बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं, बहुत बार लास्ट टाइम पे सर्वर डाउन हो जाते हैं, हमारा फॉर्म मिस हो जाता है। तो आप एक बार अच्छे से सोच लें कि क्या मुझे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। सिलेबस का वीडियो हम लोग अलग से लेकर आ जाएंगे, लेकिन यस, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे मैं बात करता हूं एमपी की, तो मध्य प्रदेश में भी बहुत जल्दी फर्स्ट ग्रेड की वर्ग 1 की वैकेंसी आपके सामने है। राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान में भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आप सभी के सामने है। बिहार में भी बीपीएससी टीआरई बहुत जल्दी आप सभी के सामने आने वाली है। ये एक और वैकेंसी आ गई है। तो बस टारगेट लीजिए कि किसी भी हालत में 2026 में मुझे अपनी सरकारी नौकरी का सपना, मुझे पीजीटी टीचर का जो सपना है, जो मैंने देखा है, मेरे घर वालों ने मेरे लिए देखा है, उस सपने को हर हाल में पूरा करना है। ये बात ध्यान रखना। आप गरीब घर में पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप और आपके माँ बाप उसी गरीब घर में या उसी कच्चे घर में जो है वो अपनी अंतिम सांसें लेते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी गलती केवल और केवल आपकी है। बस इस बात का ध्यान रखना। मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यस, एक
सुनिश्चित आपका बहुत अच्छा करियर जो है वो हो सकता है और जिंदगी भर की जो टेंशन है, जो परेशानियां हैं, वो सारी की सारी खत्म हो सकती है। अगर आप किसी भी स्पेशल कैटेगरी से आते हैं तो उसके लिए सारे अलग अलग फॉर्म्स जो है वो आप लोगों को दे रखे हैं, इन फॉर्म्स को भी आप भर लेना। कोई भी दिक्कत है तो हमारे आप नंबर पे कॉल कर देना, हम डेफिनेटली जो बेस्ट से बेस्ट हो सकेगा आप लोगों की मदद करने को तैयार है। बाकी मैंने बता ही दिया है आप गाइज, सिस्टमैटिक तरीके से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो गई है। डेमो वीडियोस भी यूट्यूब पे आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। एक ही बैच से सभी एग्जाम की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बेटर कोर्स है। इस कोर्स के साथ में डेली के एक दो वीडियो जितने भी आप देख सकते हैं वो देखें, साथ में टायर 1 की प्रिपरेशन करें। आपके लिए बहुत परफेक्ट ये मौका है अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करने का। फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, मैसेज करें, हमारी टीम जरूर आपकी हेल्प करेगी और बेटर से बेटर आपको सर्विस देने की कोशिश करने वाली है। मेरे साथ में सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।